अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मिशन एमबीबीएस चैनल फॉर टेस्ट। आज का हमारा टॉपिक है एक्स-रेज एंड एटॉमिक नंबर। इसके साथ साथ मोज़ले एक्सपेरिमेंट को भी डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम मोज़ले लॉ को भी डिस्कस करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्स-रेज की प्रॉपर्टीज़ और इसके एप्लीकेशन के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज हम एक्स-रेज एंड एटॉमिक नंबर को डिस्कस करते हैं। तो जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि एक्स-रेज एक्चुअली हमारे साथ क्या है। एक्स-रेज हमारे साथ ये हमारे साथ क्या है, शॉर्टर वेवलेंथ, यानी इसकी वेवलेंथ बहुत शॉर्ट होता है और हाई फ्रीक्वेंसी रेज है, यानी हाई एनर्जेटिक रेज होते हैं। तो इसका एटॉमिक नंबर के साथ क्या रिलेशनशिप है, तो हम एटॉमिक नंबर को भी थोड़ा डिस्कस करते हैं कि एटॉमिक नंबर असल में हमारे साथ क्या चीज है। तो एटॉमिक नंबर एक्चुअली हमारे साथ represent the number of proton inside the nucleus of the atoms। एटॉमिक नंबर एक्चुअली हमारे साथ क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है एक एलिमेंट के न्यूक्लियस, यानी कोई एक एटम है, इसी एटम के न्यूक्लियस के अंदर हमारे साथ प्रोटॉन की तादाद कितनी है। तो एक्चुअली प्रोटॉन नंबर को हम क्या कहेंगे, एटॉमिक नंबर। तो देख ले, फॉर एग्जांपल हमारे साथ कोई एक एलिमेंट है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का क्या है, अगर हम हाइड्रोजन की स्ट्रक्चर को ड्रा कर लें तो देख ले इसमें क्या होता है, इसमें हमारे साथ क्या है, वन सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है और इसके न्यूक्लियस में हमारे साथ क्या होता है, प्रोटॉन। तो इसमें सिंगल प्रोटॉन होता है, तो फिर हम कहते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है, इसका एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू 1। इसको हम एटॉमिक नंबर को G से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह अगर हम एल्यूमिनियम की बात कर ले तो एल्यूमिनियम की क्या है, 13 है। इसी तरह अगर हम कार्बन की बात कर ले तो ये क्या है, 6 है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे साथ कार्बन के न्यूक्लियस में हमारे साथ कितने होते हैं, 6 प्रोटॉन होते हैं, और इस तरह एल्यूमिनियम के न्यूक्लियस में हमारे साथ क्या होते हैं, 13 प्रोटॉन होते हैं। तो एक्चुअली एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। अब देख ले, और प्रोटॉन पे हमारे साथ क्या होता है, प्रोटॉन के ऊपर हमारे साथ यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि प्रोटॉन हमारे साथ क्या है, ये चार्ज पार्टिकल है और इसके ऊपर क्या होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी +1 चार्ज होता है। अब हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम प्रोटॉन की तादाद यानी +1 यूनिट चार्ज से इसकी तादाद को बढ़ाएंगे तो हमारे साथ क्या होता है, एक्स-रेज की जो फ्रीक्वेंसी होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि एक्स-रेज की जो फ्रीक्वेंसी है, एक्स-रेज की जो फ्रीक्वेंसी होता है, ये हमारे साथ क्या है, इसका कोई एक रिलेशन है विद प्रोटॉन नंबर, यानी एटॉमिक नंबर के साथ, यानी प्रोटॉन नंबर के साथ एटॉमिक नंबर के साथ इसका क्या है, रिलेशनशिप है। अगर हम न्यूक्लियस में पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाते हैं तो इसके साथ साथ एक्स-रेज की जो फ्रीक्वेंसी होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अगर वेवलेंथ के लिहाज से देखा जाए तो हमारे साथ क्या होता है, क्योंकि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के आपस में क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। अगर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज ऑन न्यूक्लियस को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसके साथ जो वेवलेंथ है वो डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो फ्रीक्वेंसी इसके साथ क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आर इनवर्सली रिलेटेड। आते हैं मोज़ले एक्सपेरिमेंट्स की तरफ। तो मोज़ले ने क्या कर दी, 1913 में ये मोज़ले हमारे साथ क्या था, एक इंग्लिश यानी ब्रिटिश फिजिस्ट था, यानी ब्रिटिश फिजिस्ट था। इसने 1913 में इन द यूनिवर्सिटी ऑफ मर्चेस्टन की यूनिवर्सिटी में उसने बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किए। तो इसने क्या कर दी है, कंडक्ट दी सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट। उसने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट कर दी, कहां पे, यूनिवर्सिटी ऑफ
उसने क्या कर दी, उसने डिस्चार्ज ट्यूब को यूज कर दिया। क्या यूज कर दी? डिस्चार्ज ट्यूब को। उसने डिस्चार्ज ट्यूब को यूज किया। जिस तरह डिस्चार्ज ट्यूब को क्रूक ने यूज किया था, या दीगर जो साइंटिस्ट थे, यानी जो कैनाल रेस की डिस्कवरी के लिए या इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए उसने यूज किया था, तो इस तरह मोज़ले ने भी क्या कर दी, डिस्चार्ज ट्यूब को क्या कर दी, यूज कर दी। लेकिन उसने जब एक्सपेरिमेंट करना था तो एक्सपेरिमेंट के लिहाज से उसने क्या कर दी, जब सेटअप बनाई तो इसी सेटअप में देख ले हमारे साथ क्या होता है, ईएमएफ सोर्स होता है जो कि इसको वोल्टेज यानी पोटेंशियल सप्लाई करता है। तो इस तरह हमारे साथ क्या है, इसके सेटअप के अंदर हमारे साथ क्या होता है, दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं और एक इलेक्ट्रोड को हम क्या कहेंगे, एनोड कहेंगे, जो कि हमारे साथ क्या होता है, बैटरी के यानी जो हमारे साथ ईएमएफ सोर्स होता है इसकी पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होता है। और इस तरह हमारे साथ क्या होता है, दूसरा इलेक्ट्रोड वो कैथोड है जो कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ क्या होता है, कनेक्ट होता है। अब इसके साथ हमारे साथ क्या है, ये एक ग्लास ट्यूब है, डिस्चार्ज ट्यूब है। इसके अंदर हमारे साथ क्या होता है, गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो इनक्लोज होते हैं, लेकिन इसको लो प्रेशर पे चेक करते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पे इसके साथ वैक्यूम पंप लगा होता है और वैक्यूम पंप का काम क्या होता है, टू रिड्यूस द प्रेशर इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब। अच्छा, जब एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने थे तो उसने क्या कर दी, इलेक्ट्रोड स्पेसिफिक हमारे साथ जो क्या है, एनोड, और ये हमारे साथ क्या है, ये मेटल टारगेट है। ये जो हमारे साथ मेटल टारगेट है इसको उसने क्या कर दी, चेंज कर दी। उसने क्या कर दी, एनोड को चेंज कर दी, यानी ये जो मेटल टारगेट है उसने क्या कर दी, ये वो चेंज कर रहा था। फॉर एग्जांपल फर्स्ट केस में उसने एल्यूमिनियम का देख लिया, फिर उसने गोल्ड का देख लिया, फिर इस तरह उसने कॉपर का देख लिया, और इस तरह क्रोमियम का, इस तरह कोबाल्ट का, निकल का। तो इस तरह के उसने 38 एलिमेंट को उसने चेक कर दिए, मेटल टारगेट को चेक किए, यानी वो कैथोड को वही रखा और ये जो एनोड है जो कि मेटल टारगेट है इसको उसने क्या कर दी, चेंज कर दी, यानी डिफरेंट एक्सपेरिमेंट के साथ। फॉर एग्जांपल कोई फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के साथ उसने एल्यूमिनियम, फिर सेकंड एक्सपेरिमेंट के साथ उसने मोलिब्डेनम, इस तरह रुदीनियम, कोई और एलिमेंट, इसको इस तरह क्या कर दी, उसने यूज कर दी। तो फिर उसने क्या ऑब्जर्व कर दी, इसकी ऑब्जर्वेशन ये थी कि जब हम क्या करते हैं, एनोड को चेंज करते हैं, क्या करते हैं, जो मेटल टारगेट होता है, अगर हम मेटल टारगेट को क्या करेंगे, मेटल टारगेट क्या करते हैं, चेंज करते हैं, यानी मेटल टारगेट को चेंज करते हैं, यानी हमारे साथ जिस एलिमेंट से बना होता है, जिस मेटल से बना होता है, हम इसको क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो इसके साथ जो एक्सरेस की फ्रीक्वेंसी थी, एक्सरेस की जो फ्रीक्वेंसी थी, वो फ्रीक्वेंसी क्या हो रही थी, वो भी चेंज हो रही थी। वो क्या हो रही थी, चेंज हो रही थी। तो देख ले फॉर एग्जांपल यहां पे उसने कोई एक फोटोग्राफिक प्लेट लगाया है, तो ये फोटोग्राफिक प्लेट उसने लगाया है, और जब ये रेज यहां से क्या हो रहे थे, फॉर एग्जांपल यहां से क्या है, आप इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, यहां से ये इलेक्ट्रॉन है जो कि कैथोड से आ रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जब इसके साथ क्या करता है, कोलिजन करता है, तो इसी कोलिजन के नतीजे में हमारे साथ क्या होता है, यहां से एक्स रेज एमिट होते हैं, और ये एक्स रेज क्या हो जाते हैं, इसी फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर क्या करता है, फोगिंग इफेक्ट काज करता है। तो उन्होंने यहाँ पे ये ऑब्जर्वेशन ली के हमारे साथ जो एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी है ये क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, जिस तरह जब हम क्या करते हैं, मेटल टारगेट को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम के साथ करते हैं तो इसका अलग इफेक्ट होता है, और इस तरह यानी इसके जो फ्रीक्वेंसी होता है चेंज हो जाता है। इस तरह अगर मोलिब्डेनम का उसने यूज किया था, इसी तरह अगर क्रोमियम का, निकल का, तो हर एक की जो फ्रीक्वेंसी थी वो क्या हो रही थी, यूनिक फ्रीक्वेंसी थी। तो इस वजह से उसने कहा कि हमारे साथ क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज होते हैं। क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक, यानी यूनिक एक्सरेज होते हैं, जिसकी वेवलेंथ क्या होता है, हर एक के लिए क्या होता है, यूनिक होता है। इसकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ क्या होता है, हर एक के लिए यूनिक होता है। तो इस तरह उसने क्या कर दी, 38 एलिमेंट को उसने क्या कर दी, चेक कर दी, 38 एलिमेंट को उसने चेक कर दी बतौर मेटल टारगेट। तो जब चेक कर दिया तो उसने यहां से कंक्लूजन ली। उसका कंक्लूजन क्या था कि हमारे साथ क्या होता है, बाय चेंजिंग
बाय चेंजिंग द मेटल टारगेट हमारे साथ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्स-रेज चेंज हो जाता है। लेकिन इसमें से जो स्पेसिफिक है उसने रिलेट किया वो क्या था, एटॉमिक नंबर। कि फॉर एग्जांपल अगर हम क्या करते हैं, हाई एटॉमिक नंबर एलिमेंट को यूज करते हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एक्स-रेज की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट केस में उसने एल्यूमिनियम को यूज किया था तो और इस तरह एक और एक्सपेरिमेंट में उसने क्या यूज की, क्रोमियम को यूज किया। इस तरह नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट उसने फॉर एग्जांपल निकल को यूज किया। इसी तरह नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट फॉर एग्जांपल उसने कॉपर को यूज किया। तो इसके साथ ये देख ले एल्यूमिनियम की फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा कम, इस तरह फिर क्रोमियम की ज्यादा, इस तरह फिर निकल की ज्यादा, फिर इस तरह कॉपर की ज्यादा। यानी इस केस में हमारे साथ क्या है, कॉपर की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी थी और एल्यूमिनियम की सबसे कम। अगर वेवलेंथ के लिहाज से देखा जाए तो एल्यूमिनियम की, अगर एल्यूमिनियम को उसने बतौर मेटल टारगेट रखा है एनोड के तौर पर, तो इसकी वेवलेंथ सबसे क्या होगी, ज्यादा होगी, और कॉपर की वेवलेंथ सबसे क्या होगी, कम होगी। तो इसी तरह के उसने क्या कर दिया, एक्सपेरिमेंट कर दी। फिर इसने कंक्लूजन लिया कि अगर हम क्या करते हैं, एटॉमिक नंबर को बढ़ाते हैं, क्योंकि हमारे साथ कॉपर का जो एटॉमिक नंबर है निकल से ज्यादा है, निकल का एटॉमिक नंबर क्रोमियम से ज्यादा है, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर इज ग्रेटर देन एल्यूमिनियम। तो इसके साथ साथ जिस तरह एटॉमिक नंबर बढ़ता है यानी प्रोटॉन नंबर ऑन द न्यूक्लियस बढ़ जाता है, तो इसके साथ साथ हमारे साथ क्या होता है, एक्स-रेज की फ्रीक्वेंसी जो होता है वो भी बढ़ जाता है। तो मुज़ले ने इन सारे तजुर्बात से, इन सारे एक्सपेरिमेंट से मुज़ले ने जो कंक्लूजन लिया, उसने जो नॉलेज को प्रोक्योर किया, तो इसने इन सारी चीज़ों को एक लॉ की फॉर्म में पेश किया। तो उस लॉ को क्या कहते हैं, मुज़ले लॉ। और इस मुज़ले लॉ का स्टेटमेंट क्या है कि द स्क्वायर रूट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्स-रेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एलिमेंट टेकन एज ए मेटल टारगेट। यानी फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ क्या है, एनोड है, इसको हमने क्या कर दी, बतौर मेटल टारगेट रखा है, और हम इसी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर को चेक करते हैं। देख ले फर्स्ट एलिमेंट फॉर एग्जांपल हमने एल्यूमिनियम रखा, फिर क्रोमियम, फिर निकल, फिर कॉपर। देख ले इसके जो एटॉमिक नंबर है इसके साथ इसकी जो फ्रीक्वेंसी क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ द फ्रीक्वेंसी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम ये क्या करते हैं, इसी ऐसा मेटल टारगेट रखेंगे कि इसकी एटॉमिक नंबर क्या हो, ज्यादा हो, तो फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगा। अगर इसकी यानी इस तरह की मेटल टारगेट रखेंगे कि इसकी एटॉमिक नंबर कम हो, यानी इसकी न्यूक्लियस के प्रोटॉन की तादाद कम हो, तो फिर इसकी जो एक्स-रेज की फ्रीक्वेंसी होता है वो कम होता है। अगर हम वेवलेंथ के लिहाज से बात करें तो अगर ऐसा एलिमेंट को बतौर मेटल टारगेट रखा जाए कि इसके एटॉमिक नंबर ज्यादा हो, तो फिर इसकी वेवलेंथ हमारे साथ क्या होगा, कम होगा। अगर हम ऐसा मेटल टारगेट रखें कि इसके एटॉमिक नंबर क्या हो, कम हो, तो इसकी हमारे साथ जो वेवलेंथ है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। अब देख ले इसी लॉ के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देते हैं। इसी लॉ का जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो कुछ इस तरह है कि द स्क्वायर रूट ऑफ द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को हम म्यू से डिनोट करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर। और इसको जी से हमने क्या कर दी, एटॉमिक नंबर को डिनोट किया। अब देख ले यहाँ पे हमने इसी रिलेशन को हम थोड़ा सा एक्यूरेट फॉर्म में इसको क्या करेंगे, पेश करेंगे, मोर एक्यूरेट फॉर्म में इसको क्या करेंगे, तो रिप्रेजेंट इट इन मोर एक्यूरेट फॉर्म। फिर हम क्या करते हैं, यहां पे क्या करते हैं, हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट को क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे। तो कुछ हम इसको कुछ इस तरह लिखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जी माइनस बी। तो यहाँ पे जो बी है इसको हम क्या कहेंगे, स्क्रीनिंग इफेक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, स्क्रीनिंग इफेक्ट, यानी स्क्रीनिंग कांस्टेंट है। तो यहाँ पे जो बी है इसको हम क्या कहेंगे, स्क्रीनिंग कांस्टेंट, जो कि स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। इसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये इक्वेशन को आगे की तरफ ले जाते हैं, फिर डिस्कस करते हैं। इसी तरह हमारे साथ देख ले, इस इक्वेशन को फर्दर प्रमोट करते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनलिटी साइन को दूर करने के लिए लगाएंगे, यहाँ पे हम एक कांस्टेंट लगाएंगे। वो कांस्टेंट हमारे साथ क्या है, इसको हम ए का नाम देंगे, और इस तरह हमारे साथ क्या है, जी माइनस बी। तो देख ले ये हमारे साथ क्या है, ये एक इक्वेशन हो गया। इसको कहते हैं मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ मोज़ले लॉ। इस लॉ के मुताबिक जिस तरह के हमने स्टेटमेंट दिया था कि द स्क्वायर रूट ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज द एक्स-रेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट दैट इज यूज्ड एज ए मेटल टारगेट। यानी जिस तरह हम मेटल टारगेट की एटॉमिक नंबर को बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। अगर हम ऐसा मेटल टारगेट यूज करेंगे कि जिसकी एटॉमिक नंबर क्या हो, कम हो, तो इसके साथ फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी।
अच्छा, फिर हम क्या करते हैं, अब हमने इस इक्वेशन को क्या कर दी, ये हमारे साथ क्या है, मोज़ले लॉ का मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। तो हम क्या करते हैं, आप यहाँ पे टू टर्म को हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। एक हमारे साथ कांस्टेंट ए है और दूसरा हमारे साथ क्या है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट है, जिसको हमने बी से डिनोट किया है। फर्स्ट स्क्रीनिंग कांस्टेंट के बारे में डिस्कस करते हैं कि स्क्रीनिंग कांस्टेंट क्या है। स्क्रीनिंग कांस्टेंट स्पेक्ट्रल सीरीज के लिए होता है। क्या होता है, स्पेक्ट्रल सीरीज। एक्सरेस की क्या होते हैं, स्पेक्ट्रल सीरीज होते हैं। वो क्या होते हैं, जिस तरह के हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि हमारे साथ डिफरेंट एक्सरेस सीरीज होते हैं। एक्सरेस की क्या होता है, डिफरेंट सीरीज होते हैं। जैसा कि हमारे साथ क्या होता है, के सीरीज, इस तरह हमने पढ़ा था एल सीरीज, इस तरह हमने पढ़ा था एम सीरीज, और इस तरह एन सीरीज भी हमने पढ़ा था। तो इस तरह हमने के सीरीज के बारे में भी पढ़ा था कि के सीरीज में हमारे साथ क्या होता है, के अल्फा सीरीज, के बीटा सीरीज और के गेमा सीरीज। तो आप देख लें, के सीरीज है या एल सीरीज है या एम सीरीज है या हमारे साथ क्या है, एन सीरीज है। तो हर एक के लिए हमारे साथ क्या होता है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट यानी जो बी है, ये हमारे साथ क्या होता है, डिफरेंट होता है। इसकी वैल्यू क्या होती है, डिफरेंट होती है। ये बी स्क्रीनिंग इफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट इसको कहते हैं कि स्क्रीनिंग इफेक्ट हमारे साथ क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये कोई एक एलिमेंट है और एलिमेंट का हमारे साथ क्या है, ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में हमारे साथ क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। तो न्यूक्लियस क्या करता है, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो देख ले फॉर एग्जांपल ये आउटर मोस्ट शेल है, आउटर मोस्ट शेल में ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट करता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाते हैं, इस तरह ये जो इनर शेल है इसको कहते हैं इनर शेल। इनर शेल में हमारे साथ क्या होते हैं, इसमें भी इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी इलेक्ट्रॉन को कहते हैं इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन स्क्रीनिंग इफेक्ट काज करता है। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से क्या हो जाता है, इस न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो रिड्यूस हो जाता है। तो सो दिस रिडक्शन ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ द न्यूक्लियस ऑन द आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट के लिए इनर शेल इलेक्ट्रॉन या इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। तो ये जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन है, ये आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, इसको हाइड करता है, जब यानी इसको स्क्रीन करता है ताकि न्यूक्लियस इसके ऊपर फोर्स न लगाए। तो इस वजह से इसके ऊपर क्या हो जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो इसी तरह कांस्टेंट होता है बी। बी का वैल्यू हर स्पेक्ट्रल सीरीज के लिए क्या होता है, डिफरेंट होता है। यानी हमारे साथ जो के सीरीज है, के सीरीज के लिए डिफरेंट होता है। इस तरह एल सीरीज के लिए डिफरेंट होता है, एम सीरीज के लिए इसका अलग वैल्यू होता है। इस तरह एन सीरीज की क्या होता है, अलग वैल्यू होता है। क्यों, क्योंकि हमारे साथ क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर हम इस तरह के हम इसकी वो स्ट्रक्चर को ड्रा कर ले, फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये के शेल है, ये एल है और ये हमारे साथ क्या है, एम है, इस तरह ये एन है। तो देख ले अगर हम इस तरह करेंगे तो ये के शेल के लिए क्या है, फॉर एग्जांपल ये के शेल है, तो इसके दरमियान जो इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये इसका डिफरेंट इफेक्ट होगा। एल शेल के अंदर जो वो होता है, इंटरवेनिंग होता है या स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, वो डिफरेंट होगा। क्योंकि जिस तरह इसको ऊपर ले जाएंगे तो हमारे साथ क्या होता है, इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ जाता है, तो फिर इसके साथ क्या क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी ज्यादा हो जाता है। तो स्पेसिफिक फॉर के सीरीज यानी के जो के सीरीज है इसके लिए क्या है, के सीरीज के लिए क्या है, फॉर के सीरीज, for K series value of B is equal to 1, यानी जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट है इसका वैल्यू क्या है, 1 है। इसी तरह एल सीरीज के लिए, एम सीरीज के लिए, एन सीरीज के क्या है, बी की अलग अलग वैल्यू है। इसके साथ हमारे साथ क्या है, दूसरा टर्म है ए, यानी दूसरा हमारे साथ क्या है, दूसरा कांस्टेंट क्या है, ए है। अब ये वाला जो कांस्टेंट है ये क्या जाहिर करता है, ये its value depend upon the metal target, nature of metal target, कि हमारे साथ कौन सा मेटल टारगेट यूज किया है। देख ले एल्यूमिनियम यूज किया गया है, क्रोमियम यूज किया गया है, निकल है, कॉपर है। तो डिफरेंट एलिमेंट के लिए इसका वैल्यू क्या होता है, डिफरेंट होता है। और दूसरा ये कि ये वाला क्या करता है, डिपेंड अपॉन वोल्टेज अप्लाइड, डिपेंड अपॉन वोल्टेज अप्लाइड। देख ले
यहाँ पे जो वोल्टेज अप्लाई है, हमारे जो ईएमएफ सोर्स है, इसका वोल्टेज कितना है, कम है या ज़्यादा। तो वोल्टेज की चेंज होने के साथ साथ ए की वैल्यू क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। या हम क्या करते हैं, ये जो टारगेट मटेरियल है, एनोड है, यानी कोई एलिमेंट है, इसको हम चेंज करेंगे तो इसके साथ भी क्या हो जाता है, ए की वैल्यू क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये था मोज़ले लॉ के बारे में इंफॉर्मेशन। अब हम इसकी एप्लीकेशन की तरफ जाते हैं कि इसका एप्लीकेशन क्या है। अच्छा, मोज़ले लॉ की एप्लीकेशंस। फर्स्ट ये कि मोज़ले लॉ की वजह से क्या हुआ, हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट की क्या कर सकते हैं, एटॉमिक नंबर को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें क्या हो कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने कोई एक मेटल टारगेट रखा है और हमें पता नहीं कि इसका क्या है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, तो हम इसकी जो एक्सरेस इससे प्रोड्यूस किया जाता है, तो इसी एक्सरेस की जो फ्रीक्वेंसी होता है, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी को क्या करते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी से हम क्या करेंगे, इसका जो एटॉमिक नंबर है इसी एलिमेंट का हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए जरूरी है। अब हम मोज़ले लॉ की एप्लीकेशन के बारे में पढ़ते हैं कि इसका एप्लीकेशन क्या है। मोज़ले लॉ का एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है कि इट हेल्प इन द कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक नंबर। ये एटॉमिक नंबर को फाइंड आउट करने में मदद देता है। किस तरह, ये इक्वेशन देख ले, इस इक्वेशन में अगर हमारे साथ क्या हो, स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू हमें क्या हो, दिया गया हो, या इस तरह ए की वैल्यू, ये हमारे साथ कांस्टेंट है जो कि मेटल टारगेट के नेचर पे डिपेंड करता है, इसकी वैल्यू दिया गया हो और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी दिया गया हो, तो इसी कैलकुलेशन में इसी वैल्यू को पुट कर ले, तो फिर इसी इक्वेशन में वैल्यू को पुट कर ले, फिर इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट की एटॉमिक नंबर को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब दूसरा इसका क्या है, एप्लीकेशन ये है कि इसी मोज़ले लॉ ने क्या कर दी, इसी के जरिए हमने क्या कर दी, न्यू एलिमेंट को डिस्कवर कर दी। न्यू एलिमेंट की डिस्कवरी क्या हो गई, मुमकिन हो गई। न्यू एलिमेंट वर डिस्कवर्ड, लाइक टेक्नीटियम, जिसको हम टीसी से डिनोट करेंगे, और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 43 है। इसी तरह हमारे साथ क्या है, रुदीनियम, जिसकी एटॉमिक नंबर हमारे साथ क्या है, 45। इसी तरह हमारे साथ क्या है, प्रोमेथियम, जिसकी एटॉमिक नंबर हमारे साथ क्या है, 59। तो इसी लॉ के जरिए क्या हो गए, इस तरह के न्यू एलिमेंट भी क्या हो गए, डिस्कवर हो गए। और इस तरह इसी लॉ ने ये भी इसी लॉ के जरिए, यानी मोज़ले लॉ के जरिए, जिस तरह के रेयर अर्थ मेटल हैं, लाइक एक्टिनाइड सीरीज या लेंथेनाइड सीरीज, इसकी एटॉमिक नंबर को क्या कर दिया, फाइंड आउट किया गया। इसकी जो एटॉमिक नंबर है इसी लॉ के जरिए इसको फाइंड आउट किया गया। और इस तरह एक और एप्लीकेशन ये है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन मोज़ले लॉ। किस तरह के, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें एलिमेंट हमारे साथ क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर अरेंज किए गए हैं। इससे जो पहले पीरियोडिक टेबल था जिसको मेंडलीव ने डिजाइन किया था, उसमें जो एलिमेंट थे वो ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास अरेंज किए गए थे। पहले वाला मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था इसमें कुछ डिफेक्ट पाए गए, तो इसको इम्प्रूव किया गया किसके जरिए, मोज़ले लॉ के जरिए। तो ये इसकी क्या थी, ग्रेटर एप्लीकेशन थी। अब हम जाते हैं इसकी एमसीक्यूज की तरफ। एमसीक्यूज कुछ इस तरह हैं, when the cathode of high atomic number यानी heavy atomic number was used, what would happen to the frequency, what would happen to the X-rays। तो एक्सरेस की जो फ्रीक्वेंसी, इसको क्या होगा, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के ऊपर इसका क्या इफेक्ट होगा, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, ऑप्शन बी डिक्रीजेस, ऑप्शन सी नो इफेक्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज।
तो देख ले, हमने कहा था कि अगर हम मेटल टारगेट एनोड को क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे, इसमें हाई एटॉमिक नंबर वाले यानी हेवी एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट को चेंज करेंगे, तो इस तरह इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है, या एनोड को चेंज करेंगे तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाता है। लेकिन कैथोड का इसके ऊपर क्या होता है, नो इफेक्ट। तो इस वजह से हम क्या कहेंगे कि फ्रीक्वेंसी पे जो इफेक्ट होता है वो मेटल टारगेट एनोड का होता है। अगर हम इसको चेंज कर हाई एटॉमिक नंबर वाला लगाएंगे तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा, अगर हम लो एटॉमिक नंबर वाला लगाएंगे तो फिर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। तो हमारे साथ क्या होगा कि कैथोड को चेंज करने से हमारे साथ नो इफेक्ट। तो फिर इस वजह से हम क्या कहते हैं, यहाँ पे ये वाला कलेक्ट करते हैं कि ऑप्शन सी इज करेक्ट, नो इफेक्ट। अगर एमसीक्यूज कुछ इस तरह दिया जाए, व्हेन द एनोड, जिसको हमने एज ए मेटल टारगेट को यूज किया था, व्हेन द एनोड ऑफ लो एटॉमिक नंबर was replaced with the anode of high यानी heavy atomic number। तो इसके साथ क्या हो जाता है इफेक्ट, ऑप्शन आपको ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन ए में, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, यानी कि जो एक्सरेज होते हैं एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाता है। ऑप्शन बी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज, ऑप्शन सी नो इफेक्ट, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। तो देख ले, अगर हमने ये पढ़ा था कि जिस तरह हम मेटल टारगेट को हेवी रखेंगे, हेवी एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट को रखेंगे, तो फिर हमारे साथ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता है। अगर लो एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट एज ए टारगेट रखेंगे तो फिर इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे हमने क्या कर दी, हैवी एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट बतौर मेटल टारगेट रखा, तो फिर हमारे साथ क्या होगा, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा, क्योंकि मोज़ले लॉ के मुताबिक अगर हम एटॉमिक नंबर को बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर इसकी बजाय हम क्या कर ले कि पहले हमारे साथ यहाँ पे क्या था, हैवी एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट बतौर मेटल टारगेट रखा था, इसको हमने रिप्लेस कर दिया विद मेटल टारगेट जिसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होगा, लो होगा। तो फिर हमारे साथ क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों इस तरह भी दिया जा सकता है, द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ मोज़ले लॉ, कि मोज़ले लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म क्या है। आपको ऑप्शन ए में दिया जाए कि फ्रीक्वेंसी अंडर द रूट इज इक्वल टू ए जी माइनस बी। ऑप्शन बी में दिया जाए फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू बी जी माइनस ए। इस तरह वो चेंज कर सकते हैं, या इस तरह दिया हो ऑप्शन सी में कि 1 ओवर फ्रीक्वेंसी अंडर द रूट इज इक्वल टू ए जी माइनस बी। ऑप्शन बी नॉन ऑफ दीज। तो आप लोगों को इसका करेक्ट मैथमेटिकल फॉर्म याद होना चाहिए। वो हमारे साथ क्या है, फ्रीक्वेंसी स्क्वायर रूट ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ए जी माइनस बी, ये इसका हमारे साथ क्या है, करेक्ट फॉर्म है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो एमसीक्यूज इस तरह भी आ सकता है, the constant A in the Moseley इक्वेशन, मोज़ले की इक्वेशन में जो हमारे साथ कांस्टेंट है, डिपेंड अपॉन। तो ऑप्शन ए में आपको दिया जाए वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द इलेक्ट्रोड। इस तरह कैथोड, नेचर ऑफ कैथोड। ऑप्शन सी आपके साथ क्या है, नेचर ऑफ एनोड। ऑप्शन डी में आपको दिया जाए बोथ ए एंड सी, बोथ ए एंड सी। तो देख ले, जिस तरह हमने पढ़ा था कि ये जो हमारे साथ क्या है, कांस्टेंट ए है एक मोज़ले इक्वेशन में,
ये हमारे साथ क्या करता है, ये वोल्टेज पे भी डिपेंड करता है और मेटल टारगेट के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो इस वजह से हम क्या कहेंगे कि बोथ ए एंड सी, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगर एमसीक्यूज इस तरह भी पूछा जाए, द वैल्यू ऑफ स्क्रीनिंग कांस्टेंट, जिसको हम बी से डिनोट करते हैं, इज फॉर डिफरेंट स्पेक्ट्रल सीरीज। हमारे साथ जो डिफरेंट स्पेक्ट्रल सीरीज है, फॉर एग्जांपल के हैं फॉर अ डिफरेंट स्पेक्ट्रल सीरीज, फॉर डिफरेंट स्पेक्ट्रल, यानी जो एक्सरे स्पेक्ट्रल सीरीज होते हैं। ऑप्शन ए सेम होता है, ऑप्शन बी डिफरेंट होता है, ऑप्शन सी नो इफेक्ट, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। तो देख ले, हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जिस तरह इस तरह हमारे साथ एक्सरेस की जो डिफरेंट स्पेक्ट्रल सीरीज होता है, के सीरीज होता है, इस तरह एम एन सीरीज, इसके लिए जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट होता है बी, इसकी वैल्यू क्या होता है, चेंज होता है। तो इस वजह से हम क्या कहते हैं यहाँ पे कि ये क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो ये